अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज। और सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट ने बिलाखिर समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। बिलाखिर क्यों कह रही हूं, क्योंकि आपको मालूम है कि 9 और 10 मई के वाकयात में मुलविस 103 अफराद फौजी तहवील में हैं। उनके ट्रायल मुकम्मल हो चुके हैं और उनको सजाएं सुनाने का सिलसिला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के इस इंट्रा कोर्ट अपीलों के बेंच के फैसले से मशरूत है। ये बेंच नया तश्कील दिया गया है। क्यों तश्कील दिया गया है, इससे मुतालिक भी बात करते हैं, लेकिन साथ ही कुछ ये कि बेंच के जो अरकान हैं वो क्या फ़ैसला दे सकते हैं इस मुकदमे का, और उनकी मुख्तलिफ अदवार में क्या राय रही है बुनियादी हकूक़ को लेकर, और फिर क्या ये बेंच जो फ़ैसला देगा वो वाकई ही सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल लीगलाइज करेगा या फिर हमेशा के लिए इस रास्ते को बंद कर देगा। और फिर इस बेंच के अंदर कुछ जजेस को शामिल क्यों नहीं किया गया, इस व्लॉग में इसी से मुतालिक बात करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक नया 6 रुकनी बेंच तश्कील दिया है, जिसकी सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन खान करेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान के साथ इस बेंच के अंदर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस शाहिद वहीद को शामिल किया गया है। इस बेंच के अंदर आपको मालूम है कि पहले जस्टिस सरदार तारिक मसूद मौजूद थे, और जस्टिस सरदार तारिक मसूद के अलावा बाकी मेम्बरान तो वही हैं बेंच के, लेकिन जो बेंच के अंदर नई एडिशन की गई है वो जस्टिस शाहिद वहीद की है। जस्टिस शाहिद वहीद वो जज हैं जिनको अब तक, यानी चीफ जस्टिस कादी फैज़ीसा के जज बनने के बाद, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो कि फुल कोर्ट था, उसके अलावा किसी आइनी और सियासी नोयत के मुकदमे में बेंच में शामिल नहीं किया गया। जैसे शाहिद वहीद ने, अगर तो जजेस को एक्सटेंशन से मुतालिक कोई कानून नहीं बनता और ना ही वो मंजर आम पर आता है, तो जैसे शाहिद वहीद ने फिर मुमकिन तौर पर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी बनना है। और एक ऐसे जज को जो कि हाल ही में एलोकेट हुआ, अपने मुख्तलिफ जजेस को, जूनियर जजेस पर मुश्तमिल भी बेंचेस बनाए, तो जस्टिस शाहिद वहीद को बेंच का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि जस्टिस शाहिद वहीद उस लॉट का हिस्सा थे जो जस्टिस उमर अता बंदयाल के हक में थी। आपको पता है धड़ेबाजी सुप्रीम कोर्ट में हो गई थी, और उस धड़ेबाजी के कुछ मुहर्रकात हमें अब भी मुख्तलिफ राय और जजेस की ओपिनियन या उनके खतूत में दिखते रहते हैं। ज़्यादा बड़ी लॉट जो जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ थी वो तो जा चुकी, लेकिन अभी भी कुछ जजेस मौजूद हैं, और जस्टिस शाहिद वहीद मोर और लेस उसी आइडियोलॉजी पर यकीन रखते हैं या उसी पर चलते हैं जो कि जस्टिस उमर अता बंदयाल और उनके साथी जजेस की थी। और शायद यही वजह बनी कि उनको किसी भी अहम आइनी या कानूनी अमूर के बेंच में शामिल नहीं किया गया था अब तक। बाकी जजेस के ऊपर अगर थोड़ा नैरो डाउन करूँ, तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं, और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हाल ही में चीफ जस्टिस कादी फैज़ीसा से किसी भी मामले के ऊपर इख्तलाफ नहीं किया, बल्कि वो उन जजेस में से थे जिन्होंने चीफ जस्टिस कादी फैज़ीसा के खिलाफ जो उनका रेफरेंस आया था उसको भी क्वॉश किया था। उसके बाद जब चीफ जस्टिस कादी फैज़ीसा को जस्टिस गुलजार और जस्टिस बंदयाल के दौर में किसी आइनी और कानूनी अहम कानूनी मामले के ऊपर या आइनी तशरीह के मामलात के ऊपर या आर्टिकल 184(3) के मुकदमात में बेंच में शामिल नहीं किया जा रहा था, बल्कि चीफ जस्टिस कादी फैज़ीसा के सामने सिर्फ प्रियम्पशन केसेस लगा करते थे या फिर वो आम सिविल नोयत के केसेस जिनकी के कोई उस तरह से आइनी हैसियत नहीं होती, तो उन बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान चीफ जस्टिस कादी फैज़ीसा के साथ तकरीबन 1 साल के अरसे तक बैठे हैं, और काफ़ी उनके दरमियान में इसी वजह से एक रुकावट भी पाई जाती है। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान को ये बेंच देने का मतलब यही होगा कि जो भी ओपिनियन आएगी उसमें चीफ जस्टिस कादी फैज़ीसा की मर्ज़ी शामिल ही होगी। लोग कहते हैं कि चीफ जस्टिस कादी फैज़ीसा को ब्लेम करना दुरुस्त नहीं है, और उसकी वजह यह है कि अब सारे फैसले जजेस कमेटी करती है और चीफ जस्टिस अकेला नहीं करता। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि चीफ जस्टिस कादी फैज़ीसा की एक अपनी सोच, या क्योंकि वो चीफ जस्टिस के मनसबे आला पर बैठे हैं, तो जाहिर है कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट तमाम तरफ जो पावर कॉरिडोर्स के लोग हैं उनके साथ चीफ जस्टिस कादी फैज़ीसा का ही बनता है। इसलिए जब वो एक इदारे यानी एक जुडिशरी की सरबराही कर रहे हैं, तो बहुत सारे ब्लेम उनके ऊपर आ जाते हैं या बहुत सारी जिम्मेदारियां उनके ऊपर आ जाती हैं, और इसीलिए बार बार उनका जिक्र भी हम करते हैं। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान के बारे में यही आम एक तासुर या राय है कि वो चीफ जस्टिस कादी फैज़ीसा की मंशा से हटकर फैसला नहीं करने वाले। उसके अलावा जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर वो जज हैं जो पहले जस्टिस उमर अता बंदयाल कैंप में थे, लेकिन फिर जब चीफ जस्टिस कादी फैज़ीसा चीफ जस्टिस बने तो उनका कैंप तब्दील हो गया, और फिर वो चीफ जस्टिस कादी फैज़ीसा की मंशा पर ही फैसले भी करने लगे। और आपको याद होगा कि जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली उस बेंच का भी हिस्सा थे जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक फैसला दिया था। और बाद में जब उसी बेंच से मुतालिक या उसी तरह के मज़ीद केसेस नोयत के आते रहे, तो यही वो दोनों जजेस थे जो सोशल मीडिया के ऊपर होने वाली जजेस के खिलाफ क्रिटिसिज्म, तनकीद और मुहिम साजी पर भी कमेंट्स करते दिखाई दिए। लेकिन जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस केस के अंदर, यानी सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से इंट्रा कोर्ट अपीलों
का जो मामला था ट्रायल से मुतालिक, उसमें एक राय इससे पहले ये दी थी कि जब सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी बेंच जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में बैठ के जो ओरिजिनल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसकी सस्पेंशन को मंजूर कर रहा था और इजाज़त दे रहा था सिविलियंस की फ़ौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक, तो जस्टिस मुसर्रत हिलाली वो जज थी जो खड़ी रहीं, डटी रहीं और उन्होंने इजाज़त नहीं दी और उन्होंने ये जो 5 जजेस थे उनके फैसले से इख्तलाफ किया था। जस्टिस इरफान सआदत पहले ही उस मेजॉरिटी राय में हैं जिन्होंने सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल अब तक मुकम्मल होने दिया। लेकिन यहाँ पर जो किरदार या जो जजेस का हमें देखने की ज़रूरत है, जैसे हसन नज़र रिजवी का भी जिक्र करना भूल गई, वो बेंच में शामिल हैं, लेकिन उन्होंने भी जो पहले वाला 6 रुकनी बेंच था उसमें सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल मशरूत तौर पर इजाज़त देते हुए ये कह के कि जो उनके ट्रायल के फ़ैसले होंगे उसका ताल्लुक सुप्रीम कोर्ट के इंट्रा कोर्ट अपीलों पर हतमी फ़ैसले पर से मशरूत होगा, ये कहकर बाकी सारे बेंच की ही तायद की थी। तो जस्टिस मुसर्रत हिलाली थी जिन्होंने 6 रुकनी बेंच से मुखालफत करते हुए ये कहा था कि सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं होना चाहिए या फिर वो ये नहीं समझती कि इस स्टेज के ऊपर ऑर्डर को सस्पेंड किया जाए। अब जो 6 रुकनी बेंच बना है उससे मुतालिक मेरी राय में नहीं लगता कि वो किसी भी सूरत सिविलियंस के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल रोकने का जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, यानी 23 अक्टूबर 2023 का वो फैसला जो जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में बैठ के 5 रुकनी बेंच ने दिया था, उसकी तौसीक करेगा। लगता यही है कि सिविलियंस का जो कि 9 और 10 मई के वाक़यात में फ़ौजी तहवील में है, तकरीबन पिछले 10-11 माह से उनका ट्रायल वहाँ मुकम्मल होगा और उनके ट्रायल को मुकम्मल होने के बाद उनको सज़ाएँ भी वहीं से होंगी। इस बेंच के अंदर 2 ख़ास जजेस को शामिल नहीं किया गया। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि जब अब नया बेंच बनेगा तो शायद उसके अंदर जस्टिस जमाल मंदुखेल या जस्टिस अतर मिनल्ला की जगह भी बनेगी, लेकिन ये नहीं हो सका। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने हाल ही में 9 और 10 मई के वाक़यात के जो मुल्ज़मान थे उनको ज़मानत देते हुए अहम फाइंडिंग्स दी और ये कहा रिमार्क्स देते हुए कि 9 और 10 मई के वाक़यात में दहशतगर्दी इन्वॉल्व नहीं थी, जबकि सिविलियंस के फ़ौजी ट्रायल का मकसद ही ये है कि शायद वो कुछ ऐसी दहशतगर्दी में मुलविस हुए कि उनको निशाने इबरत बनाना ज़रूरी है, तो उनका जो ट्रायल है वो फ़ौजी अदालतों में ही होगा। इसी तरह जस्टिस अतर मिनल्ला को भी बेंच में शामिल नहीं किया गया और जस्टिस अतर मिनल्ला को बेंच में शामिल ना करने की वजह ज़ाहिर है कि उनके इजाफी नोट्स और उनके जो मुख्तलिफ फंडामेंटल राइट्स यानी बुनियादी हकूक़ से मुतालिक फ़ैसले या सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद इजाफी नोट आते रहे, वो वजह लगते हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने हाल ही में ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को अपने इख्तियारात के इस्तेमाल में बहुत मोहतात होना चाहिए और उन्होंने ये भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट अवामी एतमाद से बनी अदालत है, अदलिया पर अवाम का एतमाद बहुत ज़रूरी है। अगर अवाम का एतमाद अदलिया पर नहीं होगा तो फिर अदलिया अपना किरदार अदा नहीं कर सकेगी। इसी तरह जस्टिस जमाल मंदुखेल भी हाल ही में राय दे चुके हैं। और क्या ये वजह है इन दोनों जजेस को बेंच में शामिल ना करने की कि वो बुनियादी इंसानी हकूक़ के मामले के ऊपर बहुत क्लियर हैं और वो ये कहते हैं कि अगर सिविलियंस का किसी भी तरीके से जो हमारी अदलिया है उसके ऊपर एतमाद ख़राब होता है या टूटता है तो फिर अदलिया का कोई मकसद नहीं बचता। लेकिन जो जजेस इस बेंच के अंदर शामिल हैं वो जजेस क्या इतना दलेराना फैसला दे पाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो सिविलियन में फ़ौजी अदालतों का ट्रायल कलअदम करार देने का फैसला है उसको बरकरार रखें, या फिर वो भी इस फैसले की जो है वो नफ़ी करते हुए इजाज़त दे देंगे सिविलियंस के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल की और उसके बाद एक ऐसा प्रेसिडेंट, एक ऐसी मिसाल कायम हो जाएगी जिससे कि मुल्क में तारीख़ का एक और स्याह दौर शुरू होगा। आपको मालूम है बुनियादी इंसानी हकूक़ फेयर ट्रायल यानी आर्टिकल 10A का की जो है वो हर सिविलियंस को हक देते हैं, लेकिन अगर सिविलियंस का वो हक उनसे छीना जाता है या उनको नहीं मिलता तो ऐसी सूरत में क्या एतमाद रहेगा आवाम का अदलिया के ऊपर, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन। और आपको पता है कि इससे पहले फ़ौजी अदालतों में दहशतगर्दों के अलावा किसी के ट्रायल की इजाज़त नहीं दी गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट अगर ये मिसाल कायम करने जा रही है तो ये एक बहुत ही बदनुमादा और बहुत ही संगीन जिसे आप कह सकते हैं इंसानी बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की मिसाल कायम होने जा रही है। तो कुछ उम्मीद तो यही करनी चाहिए कि ये नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले जो इस बेंच की सरबराही कर रहे थे जस्टिस सरदार तारिक मसूद, उन्होंने पहली हेयरिंग इंट्रा कोर्ट अपीलों के ऊपर करते हुए ये भी कहा था कि ये बुनियादी इंसानी हकूक़ हमें पता नहीं कहाँ ले जाएंगे। और मुझे लगता है कि अगर वो बुनियादी इंसानी हकूक़ हमें कहीं और नहीं ले जाएंगे तो कम से कम मुल्क को किसी एक राह पे ज़रूर लगा देंगे और हमारे जजेस को और हमारी अदलिया को, बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट को 9 और 10 मई के वाक़यात को बुनियाद बना के किसी भी सूरत मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में ये आला नहीं पकड़ाना चाहिए कि वो अपनी मर्ज़ी से सिविलियंस का ट्रायल कर सके, बल्कि इन सिविलियंस का ट्रायल आम अदालतों के अंदर होना चाहिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।